अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो सेनेट का मामला है, जहां पर अपोजिशन लीडर किस जमात का होगा। पीडीएम की वो जमातें जो मुत्तहिद होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, इस वक्त वो आपस में लड़ रही हैं और डिसाइड ये करना है कि जी किसका अपोजिशन लीडर सेनेट में आएगा। पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि चूँकि उनकी अददी एतबार से उनकी तादाद ज़्यादा है तो लिहाजा उनको ये ओहदा मिले। फिर उनका ये मानना है कि अपोजिशन लीडर चूँकि कौमी असम्बली में भी पहले से ही नून लीग के पास है, दीगर अहम ओहदे हैं, लिहाजा एक अहम ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। दूसरी जानिब नून लीग का ये मौक़िफ़ है और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये तय पाया था पीडीएम में कि जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उनकी जमात में से किसी का नाम नहीं आया तो फिर अपोजिशन लीडर के तौर पर उनकी जमात से किसी को सामने आना चाहिए। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी ये मानती है कि वो उसमें कामयाबी उन्हें नहीं हुई, ना चेयरमैन सेनेट अपना ला सके ना डिप्टी चेयरमैन सेनेट ला सके, लिहाजा अब वो अपोजिशन लीडर अपना लाना चाहते हैं। इस हवाले से मुलाकातें भी हो रही हैं, टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं, बिलावल साहब भी मुख्तलिफ राब्ते कर रहे हैं, नून लीग भी राब्ते कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अपोजिशन लीडर हतमी तौर पर कोई मामला तय पाएगा या दोनों के उम्मीदवार मैदान में होंगे और फिर कोई एक जीत पाएगा। फिर पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बातचीत की जा रही है। कल मौलाना फजल रहमान साहब जाती उम्रा तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ पर उनकी नून लीग की क़यादत से मुलाकात हुई, फिर यकीनन मीडिया से भी गुफ्तगू हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बात की, मरियम साहिबा ने भी बात की और ये बड़ा सख्त लहजा था मरियम साहिबा का, जहाँ पर उन्होंने कहा जी अब कोई नवाज शरीफ साहब के हवाले से बोलेगा तो हम उसकी ज़ुबान खींच लेंगे। और फिर इसके साथ साथ उनका जो पीडीएम का एक ऐलान है जिसमें हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये बात की कि 26 मार्च को जब तलब किया गया है मरियम साहिबा को पेशी के लिए नैब में, तो उनका कहना है कि पीडीएम के जो रहनुमा हैं और जो कारकुनान हैं लाखों की तादाद में, वो भी मरियम साहिबा के हमरा जाएंगे और एहतजाज भी किया जाएगा अगर नैब अपना जो नोटिस है वो वापस नहीं ले लेती। तो ये वाज़ेह पैगाम है इस वक्त जो सामने आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यकीनन अब तक कह लीजिए कि पीडीएम से अलहदा तो नहीं हुई, लेकिन मामलात बड़े वाज़ेह में हमें नज़र आ रहे हैं। और फिर ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी ख़ुद को पीडीएम का हिस्सा समझती है तो हम कैसे ये मान लें कि पीडीएम से वो अलहदा हो गए हैं। लिहाजा उनकी सीसी के फ़ैसलों का इंतज़ार किया जाएगा कि वो जो पीडीएम की 9 जमातें हैं उनकी बात मानते हैं, उसके बाद कोई हतमी तौर पर फ़ैसला किया जाएगा। अलबत्ता कल जाती उम्रा में जो एहतजाज है, दीगर मामलात हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, वो कल बड़े तफसील से डिस्कस हुए और नवाज शरीफ साहब ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया हुआ था। उनके पैगामात भी आते रहते हैं और दीगर मामलात भी। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर, पीडीएम के मुस्तकबिल पर, उसको मुत्तहिद रखने पर और अपोजिशन लीडर के हवाले से हम कुछ बात करें। इसके साथ साथ एक और अहम मामला है, ब्रॉडशीट केस में $15 लाख की एक अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ है। उसके अलावा वजारत ख़जाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड चोरी होने का भी इंकशाफ है। और बरतानिया में भी बहुत सारी चीज़ें जो फाइल्स हैं पाकिस्तानी कमिश्नर वो उनका भी रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं मिल रहा, वो भी गायब हैं। तो ये सारा मामला मैं चाहूँगा इस पर भी हम कुछ बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अजीम चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। और तारिक पीरज़ादा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं इस वक्त किसकी बात दुरुस्त है, ये कह लीजिए, जब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 21 अरकान हमारे हैं, हमें अपना अपोजिशन लीडर लाने दें, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपके पास आम ओहदे हैं, आपके पास अपोजिशन लीडर दूसरी असम्बली में मौजूद है, दीगर मामलात भी हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हमें लाने दें। लेकिन नून लीग का ये मौक़िफ़ कि जब फैसला हो गया था तो फिर कोई बात ही नहीं रहती, फिर अपोजिशन लीडर हमारा ही होना चाहिए था। कैसे देखते हैं आप, इसमें कौन दुरुस्त और कौन गलत नज़र आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी इत्तेहाद बहुत दफ़ा बने और हमेशा किसी छोटी सी बात पर वो तितर बितर होते रहे। इत्तेहाद तो हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़ ही बनते हैं और ये भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बना था। जब उसमें एक बात तय पा गई थी कि पीपल्स पार्टी को अलिफ जगह मिलेगी, नून को बे जगह मिलेगी, तीसरी को तीसरी जगह मिलेगी, तो फिर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को असूली तौर पर अपनी उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो जिस इब्तदा को कर चुके हुए हैं कि पीडीएम टूट जाए या बिखर जाए, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। पहले तो ये होता था कि चेयरमैन सेनेट खुद अपनी मर्ज़ी से किसी पार्टी के शख्स को कह देता था। मैं आपको माजी की मिसाल देता हूँ
कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन वह 2002 की असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए थे। मखदूम अमीन फ़हीम साहब के पास ज़्यादा लोग थे और उन्हें नहीं बनाया गया था। उसके बाद रूल्स में तब्दीली आ गई थी और फिर जो जमात ज़्यादा अक्सरियत साबित करेगी उसी को मिलेंगे। अब ये जो 48-49 वोट इनको पड़े थे, उसमें से इनको यकीनन 50 अगर कर लिए जाएं तो 25-26 वोट जिसके पास होंगे वही हो सकेगा। आज बिलावल साहब सराजुल हक साहब से मिलने के लिए लाहौर तशरीफ़ ले गए हुए हैं। जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक शायद वो उसी तरह ये कहेंगे कि हम इससे भी लाताल्लुक़ रहेंगे और आप आपस में अपने मामलात को ख़ुद तय कर लीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी की रूह इसमें है कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप के साथ बैठ के कोई मामला तय कर लें तो फिर आप उस कमिटमेंट पर पूरा उतरें। वैसे तो पाकिस्तान की लीडरशिप पब्लिक के साथ की हुई कमिटमेंट पे कभी पूरी नहीं उतरी, जाने आपस में एक दूसरे के साथ की हुई कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। ये जो COD बना था इसमें भी एक कमिटमेंट थी और उसी ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा हुकूमत के साथ, जो हुकूमत मार्शल्ला की हुकूमत थी, उसके साथ निगोशिएशंस कर रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के रवैये में अभी कोई मस्बत तब्दीली नहीं आई और इस मस्बत तब्दीली के ना आने की वजह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होने का कोई इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। जी, सिस्टम ठीक होने का कोई इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अनीक नाजी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो तो लड़ने चले थे, उलझने चले थे गवर्नमेंट के साथ, तो आपस में ही अब लड़ पड़े हैं। और एक छोटे से मामले पे अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी थी। अब NA 249 पर उम्मीदवार के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं, दीगर बातें भी सामने आ रही हैं। कैसे देखते हैं आप, अब क्या कुछ बाकी है मज़ीद इसमें, जिस तरह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है? कह लीजिए कि नहीं, अब ये सब सामने आ गया, टूट गया इत्तेहाद। देखिए असलान, ये तो हम आपके इल्म में है कि यानी जो सियासी जमातों के इत्तेहाद होते हैं वो हुकूमत भी बनाते हैं, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट होती है। अगर वो हुकूमत में हो तो वो और इत्तेहाद होता है, जिसे कोलिशन गवर्नमेंट। दूसरी तरफ से अपोजिशन के इत्तेहाद होते हैं सियासी जमातों के। इसमें बुनियादी बात आपके भी इल्म में है कि ये हर सियासत का हतमी मकसद इक़्तिदार का हसूल होता है। अच्छा, हर सियासी जमात जो अपना मंशूर और अपना वोट बैंक लेकर आती है, उसका भी जिनी जो हतमी मकसद, उसकी जो मंजिल है वो इक़्तिदार है, वो उसका अपना इक़्तिदार है। तो जितने भी सियासी पार्टी यानी जो वो गवर्नमेंट में हो या वो अपोजिशन में हो, वो अपनी यानी कहिए कि इंटरेस्ट को ज़ाहिर देखेंगे। वो अपने किसी इंटरेस्ट को दूसरी पार्टी जो कि उस इत्तेहाद में है उसके लिए वो सेक्रीफाइस तो ज़ाहिर नहीं करेंगे ना, पॉलिटिक्स इसलिए नहीं होती। तो लेकिन इसका हम एकदम अगर ये नतीजा निकालें, हम ये सब जानते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास खोने को मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट उनकी जा सकती है, उनको जो रिलीफ मिले हैं वो जा सकते हैं। बाकी दूसरी जानिब जो है वो उनके पास, अब जाहिर है कि वो इनके लिए पीपल्स पार्टी अपनी जो है वो हुकूमत क्यों, सीधी सी बात है कि वो क्यों लाएं, जबकि इनके माजी के ताल्लुकात भी हम जानते हैं। लेकिन वो जो आपने बात की उसको मैं दोहरा रहा हूं, पहले जिस तरह से आपके शोज में पहले भी मैं अर्ज करता रहा हूं कि हम एक तसादुम की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि PMLN जो है वो अब मरियम नवाज की यानी उनकी जो कहिए कि जो अब गिरफ्त मामलात पे जब आई है, तो अब आप ये सख्ती इनकी तरफ से देखेंगे। वो सख्ती आपने देखा शुरू हो गई है। अच्छा, ये जो है ना, जैसे कहते हैं यानी कॉन्फ्लिक्ट और तसादुम और सड़कों और गलियों में यानी आ जाना जी, इससे जाहिर है ये भी हुकूमत को सूट नहीं करता। तो ये भी मुमकिन है कि ये नैब की ये जो ऐलान हुए हैं कल, मुमकिन है कि उससे पहले किसी कोई बहाना बना के किसी और केस में किसी तरह से इनको यानी अरेस्ट करने की, हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की जाए। और उस ऐसी सूरत में भी मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट एक दिखाई दे रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की एक पीस डील खुफिया हो गई है, मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों के यानी ब्रोकर हो चुकी हुई है। तो यानी मेरा सवाल ये है कि हमारे, लेकिन नाजी साहब इनकी तो तरदीद भी बड़ी सख्ती से आ रही है। गो के ये खबरें हैं, आपके पास क्या खबर है कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि हुकूमती लोग तो वाज़ेह तौर पर तरदीद कर रहे हैं इसकी, ना किसी मुलाकात कहते हैं हुई है, ना कोई ऐसी डील हुई है। अब बात यह है ना कि हुकूमत हम कहते किसे हैं, मतलब ये कि क्या वो लोग जिनको हमने वोट देकर भेजा, क्या वो इस प्रोसेस में शामिल है? अगर उनके इल्म में ही नहीं है तो फिर यानी बात कौन कर रहा है, उसको ये इख्तियार किसने दिया है?
और जहां तक बात डिनाइल की है अरसलान, वो आप जानते हैं कि ऐसी हजारों मिसालें आपको मिल जाएंगी जी। जब कहते कहा कुछ जाता है लेकिन होता कुछ है। लिहाजा ये जो सवाल हमारे सामने खड़े हुए हैं, मईशत का सवाल है, IMF का सवाल है, खित्ते की सलामती का सवाल है, कश्मीर का सवाल है, इन बड़े सवालों को डील करने के लिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें अपना घर इन ऑर्डर चाहिए ना। तो ये तसादुम से घर में ऑर्डर कहां से आएगा, मेरा सवाल ये। बिल्कुल सही। तो हम कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। देखें, इख्तलाफात तो हमेशा रहेंगे जिंदा माशरों में, लेकिन ये जो तसादुम है ना, ये इसकी तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और बहरहाल ये आखिरी नतीजे में हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन को इस हद तक दीवार से ना लगाए। लेकिन ऐसी कोई 2.5 साल में हमने इसके बिल्कुल उलट होते हुए देखा है, और आज भी वही सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि हमें इस बात पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि बड़े मामलात में पाकिस्तान की तकदीर के फैसले जो ये जो हम सुन रहे हैं जो बातें, उनके साथ ये जो अंदरूनी तसादुम है, ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं हो सकता। राइटली सेट। तारिक मिर्जाद साहब, आपकी क्या राय होगी? सबसे पहले तो अपोजिशन लीडर के मामले पर फरमा दीजिए, और फिर जो इस वक्त दरारें पड़ रही हैं PDM में, और बज़ाहिर इसका मुत्तहिद रहना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, ऐसा ही है या कुछ अभी भी कुछ कर पाएंगे हट के मौलाना फजल रहमान साहब, जो पुरुमीद हैं कि वो इसको सबुटाज नहीं होने देंगे इस इत्तेहाद को? जी देखिए अरसलान, बात यह है कि जहाँ तक कश्मीर और उस पर डील का मामला है, तो तमाम खबरें हमारे सामने हैं। और किसी अरब मुल्क का जिसका जिक्र आ रहा है, उसके वजीर खारजा, वजीर मुमलिकत, जो वजीर मुमलिकत हैं आदिल जुबैर, उनका बयान आया था कि वो कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कश्मीर पर किसी डील का जो मामला है उसके मुतालिक या कोई ब्रोकर होने का कि वो हो चुका है, ऐसी कोई मुसद्दका या गैर मुसद्दका बात अभी तक तो दुनिया में नहीं आई है। बाकी ये बात कि सरहद के ऊपर, ये LOC के ऊपर गोलाबारी बंद हो गई और ये इस किस्म की हरकतें, तो ये हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं हिंदुस्तान के भी और पाकिस्तान की तरफ से भी खबरें देने से गुरेज नहीं करते कि जैसे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। अभी चंद दिनों के बाद जब दोबारा यही हरकत शुरू होगी उस वक्त। पिरजाद साहब, एक और खबर है, ये तो मुसद्दिका खबर है कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से एक वफ्द जो है वो आज भारत रवाना हो गया मुज़ाकरात के लिए। वो देखिए, वो बिल्कुल अलग मसला है, उसमें कोई ताल्लुक नहीं है उसका कश्मीर के मामले के हल होने से। वो एक बहुत पुराना मुआहदा है जिसके तहत गुफ्तगू हो रही है, और वो उसके लिए हिंदुस्तान, वर्ल्ड बैंक और बैन अवी अदारों के सामने जवाबदेह है। तो इस वजह से होते हैं वो मामला। तो यहाँ मैं अब अगली बात करना चाहता हूँ, ये बात याद रखने की है कि जहां तक ये फजल रहमान साहब की बात है, तो उनको जिस बुरी तरह खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त हुई थी, यहाँ तक कि उनकी अपनी भी नुमाइंदगी इस कौमी असम्बली में नहीं है, क्योंकि वो एक जाती नफरत की बुनियाद पर एक इत्तेहाद को उन्होंने कायम किया है। और चूंकि उनका ताल्लुक इस वक्त दो गैर नाबालिग किस्म के लोग, मरियम नवाज और जो कि लंदन जाने की उम्मीदवार हैं और अभी तक हैं, यानी आज अगर हुकूमत उनको जाने का वीजा दे दे और इजाजत दे दे, तो ये बकिया इत्तेहाद जो है जिसका शिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि बिखर चुका है तकरीबन, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और मौलाना और फजल रहमान साहब एयरपोर्ट पर उनको अलविदा होने के अलावा कुछ भी नहीं कह सकेंगे। तो ये मेरे नजदीक ये इत्तेहाद, जैसे कि मेरे पहले तजरिए भी मौजूद हैं, ना पहले मुस्तहकम बुनियादों पर कायम था, और अब तो ये सेनेट के इलेक्शन के बाद कतई तौर पर मुंतशर हो चुका है, नाम की हद तक कायम रखा हुआ है, जिसे कहते हैं इज्जत के लिए मामलात को कायम रखना। वरना सियासी तौर पर इस तहरीक में अब कोई जिंदगी बाकी नहीं रही है। राइटली सेट जी, जवाब आ गया आपका। मैं ब्रेक की जानिब बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अजीम चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो कल एक बात मरियम साहिबा ने कही और फिर पीपल्स पार्टी का उस पर रद्दअमल भी सामने आया, जो उन्होंने कहा कि हम ज़ुबान खींच लेंगे अगर अब किसी ने बात की
तो फिर कमरुज़मान कायरा साहब और दीगर ने भी कहा कि आप सब लोग बात करते हैं, कितने लोगों की ज़ुबान आप खींचेंगे। इससे पहले हमने देखा कि एक थप्पड़ के बदले 10 थप्पड़ों की बात हुई थी, फिर अंडे और स्याहियाँ फेंकने का मामला भी हमने देखा। ये तलखी बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? इस्लान, पहले मैं तारिक पीरज़ादा साहब की बात के जवाब में ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल जज़ीरा ने इस तरह की ख़बर दी है, और मुझे नहीं पता ख़बर की तरदीद किसी ने की कि नहीं की, लेकिन अगर कोई मामला किसी भी सतह पर कश्मीर के हवाले से तय हो और अमन हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। ये बात मियाँ नवाज शरीफ भी कहते थे, और ये बात आर्मी चीफ ने भी कही कि चलें एक नए दौर का आगाज़ करते हैं। नए दौर का आगाज़ माजी को भुलाए बगैर हो नहीं सकता, और माजी को भुलाने के लिए एक बड़े दिल गुर्दे की बात होती है, अपनी नफ़रतों को छोड़ना होता है। और चॉइस साहब, मैं क्या ये समझूं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे पाकिस्तान दस्तबरदार हो जाए, गिव अप कर दे, जो स्टेटस तब्दील कर दिया, और अदरवाइज क्या पीस हो सकता है? देखिए, एक ज़माने में जो गैर सरकारी सतह पर गुफ्तगू हो रही थी उसका किसी को इल्म नहीं है। तारिक अजीज़ साहब जाया करते थे पाकिस्तान की तरफ से, और खुर्शीद कसूरी तो अपनी किताब में भी लिख चुके हैं, और उसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ भी ये कह चुके हैं कि हम तकरीबन एक मुआहदे पर पहुंच गए हुए थे, एक आध छोटी मोटी मीटिंग की और ज़रूरत थी और फिर हम दस्तखत कर देते। अगर हम और इंडिया के दरमियान ये मामला तय हो चुका था या हो रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अब भी उसकी गुंजाइश तो किसी भी वक्त पैदा हो सकती है। और अब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इंडिया को इब्तिदा करनी पड़ेगी। इस तरह के बयानात बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, और उन बयानात को उनकी पूरी इंतहा तक जाके देखना चाहिए कि इसकी वजह क्या है कि ये बयान क्यों दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शौकिया बयान नहीं दिया करता, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का सरबराह है, और उन्होंने एक सोच समझ कर बयान दिया हुआ है, और आर्मी चीफ के बयान की भी बहुत अहमियत उसको भी हासिल है। जहाँ तक मामला पाकिस्तान के अंदर का मामला है पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में से नफरत इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि उसके नतीजे में कहीं कोई बहार नज़र नहीं हमें आएगी, कोई तलखी जाती हुई नज़र नहीं आएगी। अगर स्याही फेंकी जा रही है तो जूते भी मारे जा रहे हैं, सेनेटर को थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं, खातून को ठोकरें भी मारी जा रही हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर हाथ भी उठाया जा रहा है, और अगर उसके जवाब में कोई एक छोटा मोटा रद्द-ए-अमल सामने आया तो फिर उसको बर्दाश्त कर लें ताकि आइंदा किसी बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो सके। हम सब जानते हैं, और हम बार बार ये बात कह रहे हैं, हम सब जितने तज्ज़ियाकार हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा ख़राब हो चुकी हुई है। इसको संभालने के लिए हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए। और अब जबकि हम ये सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा अपने वज़रा को कि आप सियासी मामलात पे गुफ्तगू ज़रा कम करें और अपने आप को अपने कामों की तरफ लेकर चलें। अब वज़ीर आज़म तो इस वक्त क्वारंटाइन में चले गए हैं, वापस आएंगे और अपने जब काम को संभालेंगे तो यकीनन कैबिनेट को रीशफल होना है। कैबिनेट रीशफल जब होगी तो फिर पता चलेगा कि किस तरह की गुफ्तगू आइंदा दिनों में होगी। सियासत में तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त का कहीं कोई उनसर नज़र आएगा, या ओए तोई होती रहेगी, या इल्ज़ाम तराशी होती रहेगी। जहाँ तक पीपल्स पार्टी और PMLN का ताल्लुक है, जो पिछली PDM की मीटिंग हुई उसमें तलखी तो काफ़ी हो चुकी, और उसके बाद दबे दबे लफ्ज़ों में ये बात भी कही जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफ होता है। लेकिन ये जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है ये शायद अपनी इंतहा को लेके जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान अपने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार को कम वोट मिलने पर बहुत ज़्यादा नाला हैं, और उनकी आमाजगाह तो जाती उम्रा ही बनती थी, और वह जाती उम्रा चले गए। अब देखना ही है कि क्या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को या शायद शेरी रहमान को वोट देते हैं या नहीं देते। अगर लोगों ने ज़्यादा ने उनकी हमायत की तो फिर उनका लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएगा, और पाकिस्तान में एक नई तलखी बढ़ेगी। राइटली सेड, नई तलखी पड़ेगी। नाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक और जो कल आम ऐलान किया गया वो ये कि अब तमाम कारकुनान भी पेशी पे साथ जाएंगे,
लीडरान भी साथ जाएंगे और एक कंडीशन रखी गई है कि ये नोटिस आप वापस ले लें। आप समझते हैं ये अब एक नया तरीक़ाकार है, क्योंकि पहले इदारों के इस्तेमाल, सियासी इंतकाम, ये नारे अपोजिशन 2-2.5 साल से बुलंद कर रही है। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि इसका मुकाबला इसी तरह ही है कि हर पेशी पे बड़े लीडर की इसी तरह का एक सीन क्रिएट किया जाए और प्रेशराइज़ किया जाए इदारों को कि वो अपना नोटिस जो है वो वापस ले लें, अदरवाइज़ हम ये करने जा रहे हैं। ये भी एक नया मामला है, ये किस तरह आप देखते हैं? ये सीधी सीधी अनार्की है। यानी जब सरकारी इदारा, कोई हुकूमत, नैब हो या कोई और हो, या हुकूमत हो या कोई वजारत हो या पुलिस हो, इनको अगर सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो इनका काम नहीं है, तो फिर अपोजिशन अब जिस जगह पहुंच चुकी है वो भी अब इन यानी इदारों को सियासी मैदान में सियासी जवाब ही देगी, जिस तरफ वो चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूं, ये पीरजादा साहब ने जो कहा, अभी अजीम चौधरी साहब ने एक रेफरेंस अल जजीरा का दे दिया, मैं आपको ब्लूमबर्ग का रेफरेंस दे देता हूं। ये जो इंडिया पाकिस्तान की ये जो हम बात कर रहे थे, और इसको सैयद तलत हुसैन जो बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया है। तो ये 2 रेफरेंस तो पीरजादा साहब को मिल गए होंगे। और दूसरी मैं गुजारिश आपसे करूं कि देखें, जब राजीव गांधी आए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दावत पर, तो आप जानते हैं उन्हें किन अल्फाज से पुकारा गया। उसके बाद वाजपेयी आए नवाज शरीफ की दावत पे, वो आप जानते हैं किन अलकाब से याद। 2001 में मोहतरमा ने एक बयान दिया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल अगर हमारी तरफ से क्रॉस करके कोई नॉन कश्मीरी जाता है, नॉन कश्मीरी, कश्मीरी नहीं, नॉन कश्मीरी जाता है, तो वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करता है। इस पर उनकी मतलब है, उनको बाकायदा गद्दार कहा गया, पूरी कैंपेन चलाई गई। आप जानते हैं कि 20 जनवरी 2004 को मुआहिदा इस्लामाबाद हुआ और परवेज मुशर्रफ जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उस सिग्नेचर है, वो मुआहिदा आज भी निकाल के पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, वाजपेयी तो आए थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी जाएगा इंक्लूडिंग कश्मीरी जाएगा तो वो यानी उसको रोकना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल करके क्रॉस करके जाएगा वो टेररिस्ट है, कश्मीरी इंक्लूडेड। ये होता है फर्क जब आप स्टबन होके यानी क्रिटिसाइज करते हैं, शक करते हैं, और जब खुद उस पोजीशन में आते हैं तो फिर आपको ज्यादा कंसेशंस देनी पड़ती हैं। खैर, रीसेंट हिस्ट्री में आपने देख लिया, मोदी के यार से जान छुड़ा ली, तो अब क्या हो रहा है? माजी बड़ा तल्ख है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं ये इसरार करूं कि माजी में चूंकि गलतियां हुई हैं, मैं आज भी गलती करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। माजी को हम तब्दील नहीं कर सकते। और बहरहाल ये खुशाइंद बात है, पीस अगर हम इंडिया के साथ अचीव कर जाएं तो ये अच्छी बात है। अगर ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हो जाए, इनका ताल्लुक पीस कराने से हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये इनके अहद का कोई वाहिद कारनामा होगा कि इनके दौर में कोई एक अगर अच्छा काम हुआ तो अगर ये हो गया, यानी मैं ये नहीं कह रहा, मैं नाजी साहब जो बात चौधरी साहब से भी जानना चाह रहा था, ये पीस तो हम सब इस बात को सेकंड करेंगे, एट व्हाट कॉस्ट? ये पीस किस कॉस्ट पे हो? देखें जी, कॉस्ट वो जो हमारी कैपेबिलिटी है, हम अपनी ताकत से बढ़कर अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं, जो हमारी ताकत है। आपको हमारी इकोनॉमी का इल्म है, हमारी यानी हम किससे छुपा हुआ है? अब मुझे बताएं, इस कमजोर पोजीशन में आखिर हम ख्वाहिशात पे, यानी दूसरा हमारी यानी भारत इतना जो बड़ा मुल्क है, दुनिया रीजन का भारत नहीं, नाजी साहब बाकी तमाम तर चीजें अपनी जगह, लेकिन अपने मौकिफ से भी हम पीछे हट जाएं, अपने मौके से भी पीछे। क्या बात कर रहे हैं ना, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हम छोटा मुल्क तो हम कंपैरेटिवली आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से पिछले 70 साल से थे, लेकिन हमारा मौकिफ तो अपनी जगह कायम रहा। आज हम अमन की तलाश में क्या अपने मौकिफ से ही हट जाए, दस्तबरदार हो जाएं, तो फिर तो बड़ी हमने हमाकत की जो 70 साल हम अपने मौकिफ पे खड़े रहे। सर, वो मौकिफ था क्या? मेरी गुजारिश सुने ना, आप उस मौकिफ को लेकर ऑपरेशन जबराल्टर किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम किया, 65 की वॉर हो गई, 71 में मुल्क टूट गया। बात यह है कि एटम बम भी चल गया, मतलब आपने हासिल कर लिया, उन्होंने भी, हमने भी। अब आप क्या कर सकते हैं? मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि आपको अमन चाहिए या नहीं, यानी मकबूजा कश्मीर में जुल्म खत्म हो। हमारा बुनियादी मसला तो खुर्शीद कसूरी का थोड़ी देर पहले जिक्र आया, तो खुर्शीद कसूरी यही तो बताते हैं कि जब ये हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ये पीसफुल करने, दुनिया के जितने भी यानी आप कहें कि फैसिलिटेट करने के लिए जो भी मुल्क आया, वो पहली बात ही ये करते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर में, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, क्या वहां पे आपको अमन चाहिए, बंदों ये जुल्म का खात्मा चाहिए? पहली बात ये है। अगर चाहिए तो फिर हमें वो बातें जाहिर माननी होगी जो हमारी। अच्छा, दूसरी तरफ भारत को भी देखें, यानी ऐसा नहीं है कि वो आप ये कहें नाजी साहब कतई कलामी की माजरत, लेकिन बात अब बात जो है वो वहां पर अमन या एक पीसफुल कोई माहिदा या अमन की नहीं रह गई हुई। अज़ाइम तो भारत के बहुत खुलकर सामने आ चुके हैं, वो तो अब बलूचिस्तान तक को लैदा करने की बात करते हैं, पाकिस्तान में दहशत।
अरसलान इस बात को प्लीज समझें, भारत का हमारे कश्मीर पर क्लेम है। अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ी बहुत रद्दोबदल के साथ कोई इसमें पीस आता है तो भारत की भी मुकम्मल फतह नहीं है। भारत पहले से जिस इलाके पे काबिज है वो ऑलरेडी उनके पास है, क्या हम छुड़वा सकें? जब नहीं छुड़वा सकते तो फिर इसका मतलब पीस को मौका देना चाहिए। इसमें अगर हम इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन, जाहिर है कि इसका एक बैकलैश आएगा, जाहिर है इसका एक रिएक्शन होगा। जो आपके जज्बात हैं इसको हर पाकिस्तानी समझता है, मैं भी समझता हूं, ये दुख की बात है, लेकिन क्या करें, हकीकतों को तस्लीम करना पड़ता है। और मेरा एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा नाजी साहब। तारिक पीरजादा साहब वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड राइट आफ्टर द ब्रेक। मैं उनका मौक़िफ़ लूंगा, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। पीरजादा साहब, आपने मौक़िफ़ सुना जो नाजी साहब का भी है, चॉइस साहब का भी है, और मुझे पता है आप और मैं भी पीस के तो ख्वाह हैं। पीस तो हर कोई चाहता है। सवाल मेरा वही था कि किस कीमत पर पीस शामिल करें। मैं चूंकि पीस को हथियार डालने के बराबर एक इकदाम समझता हूं, तो इसलिए मैं तो उस नुक्ता नजर के साथ नहीं हूं। आप सवाल कर लें। आपकी क्या राय होगी? अब चूंकि गुफ्तगू दूसरी तरफ चली गई है और एक और हम इशू ब्रॉडशीट वाला हम बिल्कुल इस पर मिस कर गए हैं, तो इसी बात को आप रिस्पॉन्ड कर दें। इसी बात को आप रिस्पॉन्ड कर दें। अब जिस तरफ ये इसी को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं जी, मैं पहली तो उस बात का जवाब दे दूं, वो जो मुशर्रफ और आगरा और वो जो कोशिश हुई थी, मैंने इंतकाल से पहले एसएम हाली का जो पीटीवी पे प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें अकरम जकी साहब से बात की एक दिन। मैंने कहा ये क्या कहता है ये मुशर्रफ और ये खुर्शीद कसूरी कि जी हमारा डील हो गया था, वो आखिरी मिनट में गड़बड़ हो गई। कहने लगे इनसे बड़ा झूठा मैंने कभी नहीं देखा, मेरी भी सारी जिंदगी गुजर गई है। और अगर आप रियाज खोकर की उस बात को याद रखें तो उसने बार बार इंटरव्यूज में कही है कि इंडिया ने कश्मीर के मसले पर बाकायदा मुज़ाकरात कभी भी नहीं किए हैं। ये पिछले 30-40 साल की बात हो रही है, और जिसमें वो मुआहदा शिमला मुआहदा भी शामिल है, जिसमें एक फिक्रा शामिल था कि इस मसले पर को मुज़ाकरात होने चाहिए, और वो भी बायलैटरली, जिसको भुट्टो साहब ने तब्दील करा दिया था बैन अक़वामी मसले की बजाय बैनुल तरफ़ैन मसले में। तो अगली बात ये है कि ये जो बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कही और इमरान साहब ने, तो मैं जरा बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही के मुतालिक बात कर लेता हूँ। उनके अज़ाइम तो बहुत अच्छे हैं और मैं उनका बड़ा मुद्दा हूं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, लेकिन जहां तक माजी को दफन करने की बात है तो मैं एक फिक्रे में ये बता सकता हूं कि चाहे उनका मतलब था या नहीं, कि माजी को दफन करने का मतलब कश्मीर की करारदादों को दफन करना है। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, लोग तो वैसे जिक्र में कह देते हैं ना कि हम तारीख का तालिब इल्म है। मेरे उंगलियों पर इस्लाम की इब्तिदा से लेकर पाकिस्तान के मौजूदा हालात तक तमाम एजाद शुमार मौजूद हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान कश्मीर को अमलन अपने में शामिल कर चुका है। दूसरी बात, पाकिस्तान एक कमजोर रियासत नहीं है। जो आपका इस वक्त अस्करी कुव्वत है, अभी भी आपने रेटिंग देखी है दुनिया में, जिसको मैं अहमियत तो नहीं देता, वो 15 से 10 पर आ चुकी है आपकी फायर पावर। न्यूक्लियर स्टेट से हटकर बात कर रहा हूं, रवायती असलहे के तौर पर आपकी आर्म फोर्सेस बिल्कुल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। लीडरशिप का मसला है और वो जब भी कभी आई तो हम इकदाम करेंगे और करना चाहिए। देखिए ये जो फिक्रा हम सुनते हैं, ये बड़ा काम का फिक्रा है और बड़ा खतरनाक है फिक्रा, बल्कि इन मानों में कहूंगा कि हमें बर्रे सगीर में अमन चाहिए। भारत को तो अमन नहीं चाहिए, वो तो उसके बगैर तरक्की कर रहा है। हम कहते हैं खित्ता तरक्की करना चाहिए, खित्ते को तरक्की करनी चाहिए। भारत तो खित्ते में तसादुम के साथ तरक्की कर रहा है। तो साबित ये हुआ कि कौमें तरक्की भी कर सकती हैं, बड़े मकासद का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकती हैं, उनका हुसूल भी कर सकती हैं। और ये वो नुक्ता है जो पाकिस्तान के अवाम को तो याद है, लेकिन हमारे दानिश्वर और हमारे दूसरे जो पीरजादा साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। अभी एक बड़ी बहस रही और इंटरनेशनल मीडिया उस पर बहुत कुछ लिखता रहा
जो आर्मी चीफ ने कहा कि हमें बाहर से कोई ख़तरात नहीं है, हाउस एंड ऑर्डर करना है, इसकी ज़रा मुझे वजाहत कर दें, ये किस तरफ इशारा करती है बात? देखें, हमें भी मालूम है, मेरी भी उम्र इस वक्त 68 साल है, मैं भी पिछले 55 साल से इस मुल्क के हालात को देख रहा हूँ। मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं वो अपनी जगह है। ये बात उन्होंने भी कही थी, कियानी साहब ने भी, हमें सबसे बड़ा खतरा जो है, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था, सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के अंदर से है। मेरा ख्याल है ये बात तब भी गलत थी और आज भी गलत है। पाकिस्तान को बराह रास्त खतरा एक दुश्मन रियासत इंडिया से है, और कश्मीर अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो मैं आपको एक तंबीह कर देता हूं। आप कैसे वापस ले सकते हैं पिछला सब? तरीकाकार क्या है कश्मीर लेने का? जरा सा मैं जिक्र कर दूं। 16 दिसंबर की शाम बहुत से लोगों को भूल सकती है। इस मुल्क की जो नफ्सियात है उसमें वो जिंदा है और लोगों के दिलों में भी है। अगर आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते और कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद नहीं कराते, ये फिक्रा जो अहले इक़्तिदार के मुंह से नहीं निकलता कि हमने कश्मीर को आजाद कराना है, इसकी तरफ कौम को लाने के लिए एक अहले इक़्तिदार की जरूरत है, क़यादत की जरूरत है, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी रवायती कुव्वत बन चुकी है हमारे पास। हम इस वक्त किसी कमजोरी का शिकार नहीं है। मेरे हाथ पर पाकिस्तान की एक डिवीजन की जो कुव्वत है, वो कोर की उंगलियों पर है। कहें तो मैं आपको अगले 1 घंटे उस पर लेक्चर दे सकता हूँ। पीरजादा साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपका पॉइंट आ गया, तफसील से आ गया। जो बातें पीरजादा साहब आपने कही हैं वो यकीनन हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं। जो बातें नाजी साहब और चॉइस साहब कर रहे हैं वो हक़ाइक़ हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अब यकीनन हमें दोनों को मिक्स एंड मैच करके कहीं वे आउट निकालना पड़ेगा। हम अपने जज्बात को भी मुकम्मल तौर पर नहीं मार सकते और हक़ाइक़ से भी मुंह नहीं फेर सकते। ये एक रियलिटी है। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।